हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर, जिसमें हम बात कर रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। और यहां पर कुछ क्वेश्चंस हमने प्रीवियस लेक्चर में किए हैं, कुछ और क्वेश्चंस को हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो आज यहाँ पर अपना जो चैप्टर है उसके जो क्वेश्चन आंसर थे वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे। तो आपको ध्यान से चीज़ें समझनी है और चैप्टर जो है वो रिवाइज करते रहना है। तो ये आपके कुछ प्रीवियस क्वेश्चंस आते हैं जो आपने यहाँ पे सॉल्व किए हैं। चलिए, प्रीवियस जो आपका क्वेश्चन था उसमें आपसे पूछा गया था कि डैश को आमतौर पर किसी क्षेत्र में पाए जाने वाले पादपों, जंतु, सूक्ष्म जीवों की विविधता के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो किसे किया जाता है? आपने कहा बायोडाइवर्सिटी को किया जाता है। और आप क्या लिखेंगे यहाँ पे? जैव विविधता। आपको सिर्फ यहाँ पे क्या करना है? सेलेक्ट करना है, लिखना नहीं है आपको, बस यहाँ पे जैव विविधता। ठीक है, क्लियर है? यह आंसर हमने कर लिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया गया था और इसमें हमसे पूछा गया था यहाँ पर, निम्नलिखित में से वनों की कटाई का परिणाम नहीं है। निम्नलिखित में से वनों की कटाई का परिणाम नहीं है, यानी कि कौन सा वनों की कटाई का रिजल्ट नहीं है। यानी कि जब हम वनों की कटाई करते हैं तो उसका इम्पैक्ट पड़ता है यहाँ पर, किसी न किसी रूप में पड़ता है। आपको वो बताने कि वो जो इम्पैक्ट पड़ता है, वो जो रिजल्ट आता है, वो जो परिणाम होता है, वो कौन सा नहीं है। सबसे पहले कहते हैं जैव विविधता में संतुलन। सबसे पहला जो हमारे पास ऑप्शन आता है दैट इज बायोडाइवर्सिटी इक्विलिब्रियम, जिसमें हम कहते हैं कि जैव विविधता में संतुलन। ठीक है, जैव विविधता में संतुलन का मतलब हमने कहा कि जो प्लांट और एनिमल स्पीशीज हैं उनका जो नंबर है, उनकी जो कंजर्वेशन स्टेटस है, वो क्या है? सही है, संतुलित है। तो क्या वनों की कटाई जब करते हैं तो क्या जैव विविधता में संतुलन आता है? दूसरा, जब हम वनों की कटाई करते हैं तो क्या बाढ़ वहां पर आती है? तीसरा, जब हम वनों की कटाई करते हैं तो क्या सूखा पड़ता है? लास्ट कह रहा है कि क्या जब हम वनों की कटाई करते हैं तो क्या मृदा अपरदन होता है? आप देखिए कि जब वनों की कटाई होती है तो क्या क्या चीजें होती हैं। जब आपने वनों को काटा, इट मीन्स कि आप क्या कर रहे हैं? पादप। इससे क्या हुआ? जो पादप का जो नंबर है उसमें कमी आई। ठीक है, जब पादप की जो संख्या है उसमें कमी आई और जब यहाँ पर क्या होता है, एकदम से बारिश होती है। जब बारिश होती है, क्योंकि आपने कहा कि जितने ज़्यादा पेड़ पौधे होंगे वो क्या करते हैं, उनकी जड़ें मिट्टी को जकड़ के रखती हैं, मिट्टी को क्या करती हैं यहाँ पे स्ट्रांगली जकड़ेंगे। अब जब यहाँ पे बाढ़ आती है, जब यहाँ पे पानी आएगा तो वो क्या करता है, जो मिट्टी है वहाँ पर वो बहती नहीं है। ठीक है, वो क्या होगी? बहेगी नहीं। इट मीन्स कि जब यहाँ पे बाढ़ आएगी, जब यहाँ पे पानी बहेगा तो मिट्टी को काट करके लेके नहीं जाएगा। थोड़ा थोड़ा होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सारी जो मिट्टी है वो पानी के साथ बह गई है। क्यों? क्योंकि पेड़ पौधों की जो जड़ें थी उन्होंने क्या किया था, जो मिट्टी थी उसे क्या करके रखा था? जकड़ करके रखा था। आपने कहा जब वहाँ पे पादप ही नहीं रहेंगे, पेड़ पौधे ही नहीं रहेंगे, तो अब क्या है, वहाँ पर किसी भी प्रकार से कोई भी सपोर्ट नहीं है मिट्टी के लिए। इस केस में जब बाढ़ आती है तो पूरी मिट्टी को काट करके लेके जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं? मृदा अपरदन कहते हैं या सॉइल इरोजन कहते हैं। आपने देखा होगा जब भी बाढ़ आती है या जब भी आपने कहा बरसात के टाइम पे कोई भी नाला जब आता है तो अपने साथ जो मिट्टी है उसे बहा करके लेके जाता है। इट मीन्स कि जब हमने पेड़ काटे, जब पादपों की संख्या में कमी आई, तो यहाँ पे जो सॉइल इरोजन है या मृदा अपरदन है उसमें क्या हुई? बढ़ोतरी हुई, अधिक हुआ है। ये आपके आंसर नहीं है, ये हम समझ रहे हैं कि जब वनों की कटाई हुई तो उसके क्या क्या परिणाम निकले। तो हमने बोला कि जब यहाँ पे क्या हुआ, वनों की कटाई हुई, पादपों की संख्या में कमी हुई, तो मिट्टी क्या हुई? कटती रही। जब पानी आता है तो अपने साथ मिट्टी को काट करके लेके जाता है, तो मृदा अपरदन हुआ। दूसरा, हमने कहा था कि जो पादप होते हैं वो वाटर साइकिल में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जल चक्र पढ़ा है आपने? जल चक्र क्या होता है?
ये है आपके जल निकाय जिसे आप वाटर बॉडीज कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ, जब सनरेज पड़ती है तो क्या होगा, पानी जो है वो गर्म होगा, टेम्परेचर जब हाई होगा तो पानी क्या होगा, यहाँ पे लिक्विड से गैसीय स्टेट में आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आपने कहा, ये इरेज कर लूं, ठीक है। इसके अलावा आपने कहा जो यहाँ पे भूमि है, यहाँ पे क्या होंगे, पेड़ होंगे, ये पेड़ होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, आपने कहा कि जो पेड़ होते हैं उसमें जो अतिरिक्त पानी होता है, जो एक्स्ट्रा वाटर होता है, वो पेड़ों की पत्तियों से वाष्प के रूप में बाहर निकल जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसपिरेशन कहते हैं या वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। तो सेम चीज यहाँ पर हुई कि जो पानी है वो भाप बन करके क्या हुआ, ऊपर को उड़ा। जब ऊपर को उड़ता है तो यहाँ पर क्या होता है, क्लाउड का फॉर्मेशन होता है। क्लाउड का क्या होगा, यहाँ पे फॉर्मेशन होगा। जब क्लाउड का फॉर्मेशन यहाँ पर होता है तो अब क्या होगा, बादलों में घर्षण की प्रक्रिया के द्वारा जो पानी है वो क्या होता है, पृथ्वी पर वापस वर्षा के रूप में आता है, फिर से जल निकाय में क्या हो जाता है, मिल जाता है। ये हम जल चक्र में पढ़ते हैं, जो आपने क्लास 6-7 में पढ़ा होगा जब आपने वाटर चैप्टर पढ़ा है कि जल निकाय है, ये तो क्या है, जो वो स्थान है जहाँ पे पानी है, ये क्या है, भूमि है। तो जो जल निकाय है, जो वाटर बॉडीज है, वहां पर भी क्या आता है, वहां पर इवापोरेशन होता है, ठीक है। दो टर्म आते हैं अलग अलग है, यहाँ पे होगा इवेपोरेशन, वेपोरेशन, और यहाँ पर होता है ट्रांसपिरेशन। इवेपोरेशन का मतलब होता है वाष्पोत्सर्जन, और ट्रांसपिरेशन का मतलब होता है, इवेपोरेशन का मतलब होता है वाष्पीकरण, और ट्रांसपिरेशन का मतलब होता है वाष्पोत्सर्जन। लिख लें इसे, इवेपोरेशन का मतलब होता है क्या, वाष्पीकरण, और ट्रांसपिरेशन का मतलब होता है वाष्पोत्सर्जन। जब क्या होता है, वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन होता है, तभी क्लाउड का फॉर्मेशन होता है, और तभी आपको यहाँ पे जो वर्षा है वो देखने को मिलती है। अपने का सूखा क्या होता है कि जब लगातार 1 या 2 सालों तक बिल्कुल भी बारिश ना हो, बिल्कुल भी वर्षा ना हो, इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, सूखे की स्थिति कहते हैं, जिसमें आप देखते हैं कि पेड़ पौधे पूरे सूख जाते हैं और जो जमीन है उसकी जो मिट्टी है वो फट जाती है, ठीक है। आपको कुछ इस प्रकार की मिट्टी जो है वो आपको कुछ इस प्रकार की दिखाई देगी, यानी कि बीच में जो आपको दरारें हैं वो पड़ती हुई दिखाई देगी, जो भूमि होती है। अगर पेड़ों में कमी आ गई, इट मीन्स कि ट्रांसपिरेशन रेट जो है वो कम हो गया, वाष्पोत्सर्जन जो है वो कम हो गया है, वाष्पोत्सर्जन कम होगा तो आपने कहा जो क्लाउड है वो कम बनेंगे। ये तो ऑफ कोर्स ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे क्लाउड कम बनेंगे, ठीक है। अब क्लाउड कम बनेंगे तो आपने कहा जो वर्षा की जो दर है उसमें कमी आएगी, और जब वर्षा की दर में कमी आएगी तो आपने कहा सूखे की स्थिति यहाँ पे बन सकती है। अब ऐसे एरिया जहां पर ऑलरेडी बारिश कम होती है वहां पर और बारिश कम हो जाए तो ऐसे एरिया में आपने कहा सूखे की स्थिति होगी, आपने कहा बिल्कुल यहाँ पे सूखे की स्थिति होती है, ठीक है। तीसरा हमने कहा कि यहाँ पे क्या आता है, बाढ़ आता है। जब जंगल थे यहाँ पर, तो इतनी जंगल क्या करते हैं, जो सॉइल है, जो मिट्टी है, उसे होल्ड करके रखते हैं। जब मिट्टी को होल्ड करके रखा जाता है, जब बारिश होती है तो बारिश का पानी एब्जॉर्ब हो जाता है उस मिट्टी में, ठीक है। अब आपने कहा कि जंगल काट दिए गए हैं, पेड़ नहीं है, और वो जो मिट्टी है, अब वो मिट्टी जड़ों के थ्रू होल्ड नहीं की जा रही है, इट मीन्स कि मिट्टी क्या है, फ्री है। तो यहाँ पे सॉइल इरोजन होगा, ये तो हम समझते हैं। तो पहले क्या हो रहा था कि जब यहाँ पर दो चीजें थी, अब जब पेड़ थे, पेड़ ने क्या किया था, मिट्टी को होल्ड करके रखा था, जकड़ के रखा था। एक तो मिट्टी का जो कटान है वो नहीं हो रहा था, जिसे मृदा अपरदन कह रहे हैं। दूसरा आपने कहा पानी का एब्जॉर्प्शन हो जा रहा था, तो मैक्सिमम जो पानी है वो एब्जॉर्ब हो रहा था। अब क्योंकि एब्जॉर्प्शन हो ही नहीं पा रहा है, क्योंकि पेड़ नहीं है, तो इस केस में क्या होगा, जो पानी है वो इकट्ठा होकर के एक बाढ़ की स्थिति को पैदा कर देता है। तो आपने कहा कि जब हमने जंगलों को काटा तो यहाँ पे बाढ़ की स्थिति भी हमारे सामने आई है। तीन चीजें जो हैं वो हुई हैं जब हमने पेड़ों को काटा है।
अब ऑप्शन नंबर ए की हम बात करें, जैव विविधता में संतुलन। जैव विविधता में संतुलन का मतलब है कि प्लांट स्पीशीज, एनिमल स्पीशीज जो है उनका नंबर कम ना हो, उनका नंबर ठीक रहे, सामान्य रहे और धीरे धीरे यहाँ पे क्या हो, बढ़ता रहे। लेकिन जब हमने जंगलों की कटाई की तो आपने कहा जो प्लांट्स है उनके नंबर में क्या हुआ है, कमी आई है। ठीक है, उनके नंबर में क्या हुई है, कमी आई है। तो जैव विविधता में संतुलन तो नहीं हुआ है जब हमने डिफॉरेस्टेशन किया है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, हमारे क्वेश्चन का आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, जिसमें हमें बोला गया है कि जब वनों को काटा गया तो जैव विविधता में संतुलन नहीं आया है बल्कि डिसबैलेंस हुआ है, असंतुलन आया है। ठीक है, क्लियर है इतना। अगर आप इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे, एक्सप्लेनेशन क्या आता है आपका, अगर आप एक्सप्लेनेशन देखेंगे, एक्सप्लेनेशन आपका क्या आता है, आपने कहा बायोडाइवर्सिटी इक्विलिब्रियम मीन्स मेंटेनिंग अ बैलेंस बिटवीन अ वैरायटी एंड अ वेरिएबिलिटी ऑफ अ लाइफ ऑन अर्थ विच गेट्स इन्फ्लुएंस्ड बाय अ डिफॉरेस्टेशन। ठीक है, रिफॉरेस्टेशन या फॉरेस्टेशन होगा। ठीक है, तो हमने क्या बोला यहाँ पे कि जो बायोडाइवर्सिटी है, बायोडाइवर्सिटी में जो संतुलन है, जैव विविधता में संतुलन है, वो क्या होता है, बैलेंस बिटवीन अ वैरायटी एंड वेरिएबिलिटी ऑफ अ लाइफ ऑन अ अर्थ। जो अर्थ है, जो हमारी पृथ्वी है, उसमें जो लाइफ की डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं उनको मेंटेन करके रखना, जो कि इन्फ्लुएंस्ड होता है किससे, फॉरेस्टेशन से होता है। आपने कहा डिफॉरेस्टेशन इज मेजर कॉज विच लीड्स चेंज, क्या है, डिफॉरेस्टेशन इज अ मेजर कॉज विच लीड्स टू चेंज इन सॉइल प्रॉपर्टीज। जब डिफॉरेस्टेशन होता है तो सॉइल, जो मिट्टी है, मिट्टी के जो गुणधर्म है वो परिवर्तित होते हैं। फ्यूअर ट्रेस रिजल्ट इन मोर सॉइल इरोजन। ठीक है, इससे जो मिट्टी की जो कटान होगी या फिर आपने का जो मृदा अपरदन होगा वो ज्यादा होता है। रिमूवल ऑफ अ टॉप लेयर ऑफ अ सॉइल एक्सपोज द लोअर हार्ड एंड रॉकी लेयर्स। द सॉइल हैज लेस ह्यूमस, सॉइल में क्या होगा, ह्यूमस की कमी होगी, जिससे कि जो सॉइल है वो क्या होगी, लेस फर्टाइल होगी। अपर लेयर में ज्यादा ह्यूमस होता है, जो आपने सॉइल प्रोफाइल अगर पढ़ी होगी तो जो मिट्टी की ऊपरी परत होती है उसमें ह्यूमस ज्यादा होता है, जो मिट्टी को ज्यादा उर्वरक, ज्यादा उपजाऊ या ज्यादा फर्टाइल बनाता है। अपर लेयर ही अगर हट जाती है तो सॉइल जो होती है वो अब कम फर्टाइल हो गई है। ग्रेजुअली द फर्टाइल लैंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू डेजर्ट। अब जो फर्टाइल लैंड है, जो उपजाऊ मिट्टी है, वो डेजर्ट में या मरुस्थल में परिवर्तित हो जाती है, जिसे हमने डेजर्टिफिकेशन कहा था। और इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन हमने प्रीवियस जो क्वेश्चन था वो हमने सॉल्व किया था। इट ऑल्सो लीड्स टू डिक्रीज इन द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। जो जल धारण क्षमता होती है वो भी सॉइल की कम होती है। द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल सरफेस इनटू द ग्राउंड इज रिड्यूस, सो देयर इज फ्लड। आपने कहा क्योंकि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम हो गई है, मिट्टी की जल धारण क्षमता कम हो गई है, इसकी वजह से बाढ़ की समस्या हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है, क्लियर है। तो चलिए एक बार आप लोग अपना जो आंसर है उसे पढ़ लेंगे। अब यहाँ पर आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है, पहली जो आपकी स्टेटमेंट आ रही है इसमें कहा गया है बायोडाइवर्सिटी इक्विलिब्रियम मींस मेंटेनिंग अ बैलेंस बिटवीन द वेराइटी एंड वेरिएबिलिटी ऑफ अ लाइफ ऑन अर्थ विच गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय। तो इसके दो मतलब निकल सकते हैं कि यहाँ पर आपने कहा कि बायोडाइवर्सिटी में जो इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, बायोडाइवर्सिटी में जो संतुलन है, उसे इन्फ्लुएंस कौन करता है या उसे बढ़ावा कौन देता है। आपने कहा कि वनों को लगाना। अगर हम कहें कि गेट्स अफेक्टेड बाय, अगर अफेक्टेड बाय लिखा है तो आप क्या कहाँ पर जाएंगे, यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन पे जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्पीशीज फाउंड एक्सक्लूसिवली इन अ पर्टिकुलर एरिया आर कॉल्ड डैश स्पीशीज। आपने कहा जो यहाँ पे प्रजातियां हैं वो किसी विशिष्ट स्थान पे पाए जाते हैं, तो उन स्पीशीज को हम क्या कहते हैं, एक बार पहले यहाँ पर ट्रांसलेट कर लेते हैं। आपने कहा वह प्रजातियां जो किसी विशिष्ट स्थान पर उपलब्ध हो, कहलाती हैं।
यानी कि वो स्पीशीज, वो प्रजातियां जो विशिष्ट स्थानों पे ही पाई जाती हैं, वो क्या कहलाती हैं? वो डैश कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? अब ऑप्शन अपने देख लेते हैं वो क्या यहाँ पे कहलाती हैं। ऑप्शन कहता है, क्या उसे हम एंडेंजर्ड स्पीशीज कहेंगे, या हम उसे एंडेमिक स्पीशीज कहेंगे, या हम उसे माइग्रेटिंग स्पीशीज कहेंगे, या हम उसे एक्सटिंक्ट स्पीशीज कहेंगे? तो इनका मतलब समझते हैं। एंडेंजर्ड का मतलब होता है यहाँ पे कि जो कि है लुप्त प्राय है, यानी कि वो खत्म होने की कगार पे हैं, वो उनका जो अस्तित्व है वो समाप्त होने की कगार पे है, यानी कि उनका नंबर इतना कम हो रहा है, इतना कम हो चुका है और भी इतना कम हो रहा है कि आने वाले फ्यूचर में उनके जो एक भी सदस्य हैं वो नहीं बचेगा। तो एंडेंजर्ड का मतलब तो ये हुआ। हमने ये बोला है कि वो प्रजातियां जो किसी विशिष्ट स्थान पे उपलब्ध होती हैं। यहाँ पर ये बात नहीं की गई है कि उनका नंबर ज़्यादा है या कम है, कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है, नंबर से कोई मतलब नहीं। इट मीन्स कि एंडेंजर्ड तो नहीं होगी, क्योंकि एंडेंजर्ड एक्चुअली में बताता है स्पीशीज के कंजर्वेशन स्टेटस को, कि वो उनका जो कंजर्वेशन स्टेटस है वो कैसा है। इट मीन्स कि जो रेड डाटा बुक हमारे पास आती है उसमें एंडेंजर्ड जो कैटेगरी है वो हमने पढ़ी थी, ठीक है। दूसरा आता है एंडेमिक स्पीशीज। एंडेमिक स्पीशीज की डेफिनेशन आपने पढ़ी थी, क्या होती है एंडेमिक स्पीशीज? एंडेमिक स्पीशीज वो स्पीशीज होती हैं जो किसी विशिष्ट भूभाग में ही पाई जाती हैं, उसके अलावा किसी दूसरी रीजन में वो नेचुरली नहीं मिल सकती हैं, ठीक है। उनका जो हैबिटाट होता है वो एक कोई विशिष्ट एरिया ही होता है, कोई विशिष्ट जगह ही हो सकती है। इसके अलावा अगर वो कहीं और पाई जा रही हैं तो नेचुरली नहीं पाई जा रही होंगी, उन्हें वहां से शिफ्ट किया गया होगा, या उनके अकॉर्डिंग जो इन्वायरमेंट है वो चेंज किया गया होगा। ऐसी स्पीशीज जो कैसी होती हैं, पर्टिकुलर एरिया में होती हैं या विशिष्ट स्थानों पे पाई जाती हैं, उन्हें हम एंडेमिक स्पीशीज कहते हैं। आंसर तो आपको ऑप्शन नंबर बी मिल गया है, लेकिन हमारे जो दो ऑप्शन है उन्हें भी हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। माइग्रेटिंग का मतलब होता है कि जो माइग्रेट करते हैं फ्रॉम वन रीजन टू अनदर रीजन, यानी कि माइग्रेशन का मतलब होता है कि वो स्पीशीज जो एक स्थान से दूसरे स्थान में मूव करते हैं, उसके रीजन अलग अलग हो सकते हैं, उससे हम क्या कहते हैं, माइग्रेटिंग स्पीशीज कहते हैं। एक्सटिंक्ट का मतलब होता है विलुप्त, यानी कि ऐसी प्रजातियां जिनकी संख्या पूरी तरीके से समाप्त हो चुकी है, जिनका एक भी सदस्य पृथ्वी पर नहीं देखा गया है, ऐसे स्पीशीज को हम क्या कहते हैं, एक्सटिंक्ट कहते हैं। तो चलिए, अब आपको पता चल गया होगा क्यों हमने ऑप्शन नंबर बी को चूज किया है। एक्सप्लेनेशन अगर हम देखें तो हमने कहा एंडेमिक स्पीशीज आर दोज स्पीशीज ऑफ प्लांट और एनिमल्स विच आर फाउंड एक्सक्लूसिवली इन अ पर्टिकुलर एरिया, ठीक है। दे आर नॉट नेचुरली फाउंड इन एनीवेयर एल्स, ये स्वाभाविक रूप से किसी दूसरे स्थान में नहीं मिल सकते हैं। अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ एनिमल्स और अ प्लांट में बी एंडेमिक टू अ जोन, अ स्टेट और अ कंट्री। फॉर एग्जाम्पल कंगारूज आर एंडेमिक टू ऑस्ट्रेलिया। तो आपने कहा कि यहाँ पर एंडेमिक जो स्पीशीज है इनके बारे में आपने पहले भी डिस्कस किया है, क्वेश्चन पहले भी आपके पास आए हैं, तो चलिए आप लोग यहाँ पर पढ़ लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके पास आता है उसमें कहा गया एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड इन देयर नेचुरल हैबिटाट इन आपने कहा जो जीव होते हैं उन्हें उनके नेचुरल हैबिटाट या प्राकृतिक आवास में संरक्षित किया जाता है, ठीक है। तो कहाँ किया जाता है, गार्डन में किया जाता है, या जूलॉजिकल पार्क में किया जाता है, या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में किया जाता है, या एक्वेरियम में किया जाता है? तो गार्डन आप समझते हैं, जैसे आपके घरों में गार्डन होते होंगे, गार्डन होता है। जूलॉजिकल पार्क ऐसे पार्क जिसमें जो एनिमल्स हैं उन्हें अलग अलग जगह से कैप्चर करके रखा जाता है, और उनकी जो बाउंड्री होती है वो बनाई जाती है, उनका एरिया लिमिटेड वहाँ पर होता है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो होते हैं वो प्रोटेक्टेड एरियाज में आता है, जिसमें किसी बड़े भूभाग को क्या किया जाता है, यहाँ पर संरक्षित किया जाता है, और वहाँ पर किसी भी प्रकार से बाहर से एनिमल नहीं होते, जो भी एनिमल होंगे वो वहीं के एनिमल्स होते हैं, लोकल एनिमल वहाँ पे पाए जाएंगे। एक्वेरियम होता है, एक टैंक होते हैं, आपने देखे होंगे, एक टैंक होती है एक्वेरियम, और उसमें फिशेस को आप क्या करते हैं, ग्रो करवा सकते हैं। इसे आप एज अ ऑर्नामेंटल यूज़ कर सकते हैं, यानी कि सजावट के तौर पर आप एक्वेरियम को यूज़ करते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा शॉप या होटल्स में, तो जो फिशेस होती हैं वो एक्वेरियम में रहती हैं, पूरा सेटअप वहाँ पर किया जाता है। तो आपके अकॉर्डिंग हमसे पूछा गया है कि जो एनिमल्स होते हैं, जो जीव जंतु होते हैं, उन्हें उनके स्वाभाविक आवास में या प्राकृतिक आवास में ही क्या किया जाता है, संरक्षित किया जाता है। तो वो स्थान कौन से होंगे? तो ऑफ कोर्स गार्डन,
जूलॉजिकल पार्क और एक्वेरियम आपने कहा मैन मेड क्या है यहाँ पे आवास हैं जो कि जंतुओं के लिए बनाए गए हैं। ठीक है, आपका जो ऑप्शन एक है, ऑप्शन नंबर सी जो है, उसमें आपने देखा कि जो जीव जंतु हैं उन्हें उनके नेचुरल हैबिटाट में ही कंजर्व यहाँ पर किया जाता है। तो इसी प्रकार से आपके पास कुछ और क्वेश्चंस आते हैं, जैसे आपने कहा एनिमल लाइफ अकरिंग इन अ पर्टिकुलर रीजन और अ टाइम इज नोन एज, ये क्वेश्चन क्या है, एक बार इसे पढ़ लेंगे। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बर्ड्स दैट ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस टू ओवरकम हार्श कंडीशंस आर नोन एज, आपने कहा जो बर्ड्स होती हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान में जाती है किसी हार्श कंडीशन या फिर इन्वायरमेंटल कंडीशन से बचने के लिए, उन्हें हम क्या कहते हैं, तो आपने कहा कि उन्हें यहाँ पर माइग्रेटरी बर्ड्स कहेंगे। एग्जाम्पल्स आपके पास आते हैं जैसे कि साइबेरियन क्रेन है या फिर आर्कटिक टर्न है। ठीक है, ये आपके कुछ एग्जाम्पल आते हैं, तो इन क्वेश्चंस को आप लोग घर से पढ़ करके लेकर के आएंगे। तो इसी के साथ आपका जो चैप्टर है वो कंप्लीट यहाँ पर होता है। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम नए चैप्टर के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।